नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण और पुनर्जागरण के 3 पार्ट हमने कर लिए। ये चौथा पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर है अपना 77। जर्मन मानववाद मुख्य रूप से किस बात पर केंद्रित था जिसने बाद में धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन ईसाई लेखन का अध्ययन और बाइबिल का शुद्धिकरण। जो जर्मन मानववाद है मुख्य रूप से किस बात पर केंद्रित था? तो ये था प्राचीन ईसाई लेखन का अध्ययन और बाइबिल का शुद्धिकरण पर, जिसने बाद में धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरित किया। जर्मन मानववादी कौन थे? इरेस्मस और रेक्विलिन है। मुख्य रूप से ईसाई धर्म के नैतिक सुधार से चिंतित थे, जिसके लिए उन्होंने बाइबिल के मूल पाठ ईसाई मानववाद का अध्ययन किया। पुनर्जागरण काल के किस नाटककार की रचनाओं को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, क्योंकि वे धार्मिक विषयों के बजाय मानवीय समस्याओं पर केंद्रित थे? तो ये कौन थे? नाटककार विलियम शेक्सपियर थे। ये मानवीय समस्याओं पर ज़्यादा केंद्रित थे। विलियम शेक्सपियर के नाटक है चाहे ओथेलो, किंग लियर है, मानव स्वभाव, प्रेम, घृणा, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत संघर्ष विषयों पर केंद्रित थे। टिशियन अपनी किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध है जिसमें वे अपने सीधे कैनवास पर रंग लाते थे और रेखा का प्रयोग कम करते थे? तो ये तकनीक कौन सी थी? कलोरे। तकनीक का नाम क्या है? टिशियन ने अपनी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है? कलोरे। कलोरे वह तकनीक थी जिसका उपयोग वेनिस चित्रकला विद्यालय द्वारा किया जाता था। इसका मतलब है कि रंग और प्रकाश के प्रभाव को रेखा और रूप से अधिक महत्व दिया जाता था। रंग और प्रकाश को अधिक महत्व दिया जाता था। यूटोपिया नामक ग्रंथ के लेखक थॉमस मूर किस शासक के अधीन लॉर्ड चांसलर के पद पर कार्यरत थे? यूटोपिया के लेखक है थॉमस मूर। किस शासक के अधीन लॉर्ड चांसलर के पद पर कार्यरत थे? तो ये थे हेनरी अष्टम के। यानी यूटोपिया किसने लिखा है? थॉमस मूर ने। और वो कौन से शासक के टाइम में थे? तो हेनरी अष्टम के। थॉमस मूर इंग्लैंड के हेनरी अष्टम के अधीन लॉर्ड चांसलर के पद पर थे और धार्मिक मतभेदों के कारण उन्हें फांसी भी दे दी गई थी हेनरी अष्टम के द्वारा। लियोनार्डो दा विंची ने किस तकनीक का उपयोग किया जिसमें रंगों के किनारों को इतना धुंधला कर दिया जाता है कि वे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं? तो इस कला को क्या कहते हैं? लियोनार्डो दा विंची की कला है जिसमें रंगों को किनारों को इतना धुंधला कर दिया जाता है कि एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो ये सफुमाटो। ये तकनीक लियोनार्डो दा विंची की कौन सी है? सफुमाटो है। सफुमाटो तकनीक लियोनार्डो दा विंची की विशिष्ट पहचान थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान है। पुनर्जागरण काल में रोम शहर क्यों कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था? तो यह पोप का निवास स्थान था। शक्तिशाली पोपों ने कला को संरक्षण दिया था। पुनर्जागरण काल में रोम शहर है वो क्यों कला और वास्तुकला का केंद्र बन गया? रोम पोप का निवास स्थान था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में शक्तिशाली पोप जो जूलियस सेकंड था, रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका और वेटिकन के पुनर्निर्माण के लिए माइकल एंजेलो, राफेल जैसे कलाकारों को बुलाया, जिससे रोमन पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। जॉफरी चौसर की कृति है कैंटरबरी टेल्स मुख्य रूप से कौन सी विषय वस्तु है इसकी? यह है विभिन्न सामाजिक वर्गों के तीर्थ यात्रियों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ। जॉफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स है, उसमें विषय वस्तु क्या है? मुख्य रूप से इसमें है सामाजिक वर्ग के तीर्थ यात्रियों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ। कैंटरबरी टेल्स इंग्लैंड के कैंटरबरी की यात्रा पर निकले विभिन्न सामाजिक वर्गों, चाहे किसान, पादरी या नाइट, के तीर्थ यात्रियों द्वारा सुनाई गई कहानियों का संग्रह, जो समाज का यथार्थवादी चित्रण करता है। आधुनिक चिकित्सा के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसे कहा जाता है? जिन्होंने 1543 में ऑन द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी डे ह्यूमनी कोरेप्सिस फैब्रिका नामक महाग्रंथ लिखा था। ऑन द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये थे एंड्रियास वेसालियस। आधुनिक चिकित्सा के जनक भी इन्हें कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न एटोनॉमी किसे कहते हैं? एंड्रियास वेसालियस को कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा? ऑन द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी लिखा।
एंड्रियास वेसालियस पुनर्जागरण काल के दौरान बेल्जियम के थे। उन्होंने स्वयं शवों का विच्छेदन कर यूनानी चिकित्सक गैलेन के 1300 साल पुराने शारीरिक सिद्धांतों में मौजूद त्रुटियों को सुधारा। राफेल द्वारा रचित स्कूल ऑफ एथेंस नामक भित्ति चित्र में किन दो महान यूनानी दार्शनिकों को केंद्र में दर्शाया गया है? तो ये प्लेटो और अरिस्टो को दर्शाया गया है, गुरु और शिष्य को। राफेल ने चित्र बनाया स्कूल ऑफ एथेंस। तो स्कूल ऑफ एथेंस में किन दो महान यूनानी दार्शनिकों को दिखाया है? प्लेटो और अरिस्टो को। स्कूल ऑफ एथेंस के केंद्र में प्लूटो जो ऊपर स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं, आदर्शवाद का प्रतीक है। अरिस्टो जो नीचे पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं, यथार्थवाद या अनुभववाद का प्रतीक है। आदर्शवाद और यथार्थवाद बताया गया है। पुनर्जागरण काल में जर्मनी के कलाकार अल्ब्रेक्ट ड्यूरर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध थे, जल रंग के लिए प्रसिद्ध थे। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? उत्कीर्णन के लिए और जल रंग के लिए। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर प्रिंट मेकिंग में अपनी महानता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहली बार जल रंग का उपयोग करके प्राकृतिक दृश्यों का यथार्थवादी चित्रण किया। पुनर्जागरण काल की वास्तुकला में वृत्त को किस चीज का प्रतीक माना जाता था? तो देवीय पूर्णता का प्रतीक माना जाता था। पुनर्जागरण में वृत्त किस चीज का प्रतीक माना जाता था? वृत्त है वो देवीय पूर्णता का प्रतीक माना जाता था। वर्त और वर्ग गणितीय और देवीय पूर्णता का प्रतीक माना जाता था। बुल्लेस्की और राफेल जैसे वास्तुकला पुनर्जागरण में गोलाकार मेहराब और गुंबद का व्यापक रूप से उपयोग किया। थॉमस मूर की कृति है यूटोपिया में वर्णित आदर्श द्वीप का मुख्य विचार क्या था? ये था निजी संपत्ति का अभाव और समानता। थॉमस मूर की कृति यूटोपिया में वर्णित आदर्श द्वीप का मुख्य विचार क्या है? निजी संपत्ति का अभाव, यानी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी समान होने चाहिए। यूटोपिया में थॉमस मूर ने निजी संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ बताया। ऐसे काल्पनिक द्वीप का वर्णन किया जहाँ संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं था, लोग सद्भाव से रहते थे। मेडिची परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य था जिसके शासनकाल में फ्लोरेंस पुनर्जागरण का स्वर्ण युग बन गया। मेडिची परिवार का कौन सा सदस्य था जिसके टाइम पीरियड में फ्लोरेंस है ना वो पुनर्जागरण का सहयोग बन गया? तो ये था लोरेंजो डी मेडिची। मेडिची परिवार का सदस्य था लोरेंजो। इसके टाइम पीरियड में फ्लोरेंस है वो क्या बन गया? स्वर्णयुग बन गया। लोरेंजो डी मेडिची द मैग्निफिसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोरेंजो डी मेडिची को द मैग्निफिकेंट कहा जाता है। उनके संरक्षण में फ्लोरेंस कला और दर्शन का केंद्र बन गया। पुनर्जागरण काल में मानव शरीर की सुंदरता और मानव क्षमता की प्रशंसा करने वाले चित्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में मानव शरीर की सुंदरता और मानव क्षमता की प्रशंसा करने वाले चित्रण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मानव केंद्रियता का सिद्धांत है जो मध्ययुगीन ईश्वर केंद्रित सिद्धांत के विपरीत है। पुनर्जागरण में मानववाद का मूल आधार यही था। डिकेमेरोन के लेखक बोकासियो की कृतियों में किस त्रासदी का यथार्थवादी चित्रण मिलता है? काली मौत या प्लेग, ब्लैक डेथ या प्लेग का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। डिकेमेरोन में जिसका लेखक क्या है? बोकासियो है। डिकेमेरोन की कहानियाँ 1348 के प्लेग के दौरान फ्लोरेंस से भागे हुए 10 लोगों द्वारा सुनाई जाती है जो उस त्रासदी का सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत करती है। पुनर्जागरण के किस चित्रकार ने अंतिम भोज द लास्ट सपर को चित्रित करने में रैखिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था? पुनर्जागरण के चित्रकार ने अंतिम भोज लास्ट सपर को चित्रित करने में रैखिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था। तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। यानी अंतिम भोज चित्र किसका है? लियोनार्डो दा विंची का ही है। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर में परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। यीशु मसीह के चित्र के केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं। डच मानववाद का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये रोटरडम में था। डच मानववाद का प्रमुख केंद्र कहाँ था? रोटरडम में था। तो रोटरडम नीदरलैंड के रेसमस उत्तरी पुनर्जागरण के राजकुमार का जन्म स्थान था। यह उत्तरी पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मैकियावेली की कृति प्रिंस किस विषय पर केंद्रित है?
निरंकुश राजतंत्र पर केंद्रित है। मैकियावेली की कृति प्रिंस किस विषय पर केंद्रित है? निरंकुश राजतंत्र पर। तो प्रिंस एक निरंकुश शासक को सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए व्यवहारिक सलाह देती है, न कि लोकतांत्रिक या नैतिक शासन के बारे में। गैलीलियो गैलीली को कैथोलिक चर्च के किस सिद्धांत के कारण धर्मत्यागी घोषित किया गया था? तो ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के कारण इनको धर्म से त्याग दिया था। गैलीलियो द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रचार चर्च के बाइबल आधारित पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत के विरुद्ध था, जिसके लिए उन्हें आजीवन नजरबंद किया गया। डोनाटेलो की मूर्तिकला डेविड पुनर्जागरण की पहली स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्तिकला क्यों मानी जाती है? डोनाटेलो की मूर्तिकला है डेविड। डोनाटेलो की मूर्तिकला कौन सी है? डेविड। पुनर्जागरण की पहली स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्तिकला क्यों मानी जाती है? इसे कपड़े के बिना नग्न और वास्तुकला से अलग बनाया गया था। मध्ययुगीन मूर्तियां अक्सर चर्च की वास्तुकला का हिस्सा थी। डोनाटेलो डेविड की पहली बड़ी मूर्तिकला है जिसे वास्तुकला से स्वतंत्र और नग्न यानी प्राचीन ग्रीन और रोमन में जो बनती थी मानववाद को दर्शाता है। उत्तरी पुनर्जागरण के किस चित्रकार ने द एम्बेसडर्स नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसमें विश्व का यथार्थवादी चित्रण है? तो हेंस होलबेन द यंगर। हेंस होलबेन द यंगर। उत्तरी पुनर्जागरण के किस चित्रकार ने द एम्बेसडर्स नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया है? किसने बनाया है? तो हेंस होलबेन द यंगर ने। हेंस होलबेन द यंगर ये जर्मनी के इंग्लैंड के हेनरी अष्टम के दरबारी चित्रकार थे। उनकी कृति एम्बेसडर्स प्रतीकों और यथार्थवादी चित्रण से भरी पड़ी है। पुनर्जागरण काल में पोप जूलियस द्वितीय ने सेंट पीटर बेसिलिका के पुनर्निर्माण के लिए किस प्रसिद्ध वास्तुकार को नियुक्त किया था? तो यह डोनाटो ब्रोमटे को नियुक्त किया था। पोप जूलियस द्वितीय ने किसको नियुक्त किया था? डोनाटो ब्रोमटे। डोनाटो ब्रोमटे ने मूल रूप से सेंट पीटर बेसिलिका को एक ग्रीक क्रॉस योजना के साथ डिजाइन किया था। पुनर्जागरण वास्तुकला की समरूपता और क्लासिज्म को दर्शाता है। इरेस्मस की कृति इन फ्रेज ऑफ होली को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1511 में। प्लीज़ मित्रों आप चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो और किसी प्रकार का सुझाव तो कमेंट करो। तो इरेस्मस की कृति है इन फ्रेज ऑफ होली, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1511 में। इन फ्रेज ऑफ होली 1511 में प्रकाशित हुई। ये लैटिन में लिखी गई, लेकिन इसने चर्च की आलोचना करके 1517 में धर्म शुद्ध आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। मैकियावेली ने अपनी कृति प्रिंस को किस परिवार को समर्पित किया था? मेडिची परिवार को। मैकियावेली ने अपनी कृति प्रिंस किस परिवार को दी थी? मेडिची परिवार को। मैकियावेली ने मेडिची परिवार से पक्ष प्राप्त करने की आशा में अपनी कृति प्रिंस को लोरेंजो डी मेडिची को समर्पित किया था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तो मित्रों आगे के जो प्रश्न है वह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।